विंदापाल उग्रसेन पाल महाविद्यालय की इस ऑनलाइन कक्षा में हम पुनः आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत करते हैं। प्यारे बच्चों, पिछली कक्षा में हमने अधिगम के वक्र का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया और कहा था कि हम अधिगम के पठार को लेकर आपके सम्मुख उपस्थित होंगे। अधिगम के वक्र को जब हम पढ़ रहे थे तो उस समय हमने जो पहला उत्तल वक्र पढ़ा था, ऋणात्मक उन्नत सूचक वक्र पढ़ा था, जब हम उसको समझा रहे थे तो आपको हमने कहा कि अधिगम के पठार को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज उसी चीज को लेकर हम आपके सम्मुख उपस्थित हुए हैं, अधिगम का पठार। अधिगम का पठार। प्यारे बच्चों, अधिगम का पठार है क्या? एक ऐसी स्थिति होती है, अधिगम में एक ऐसी स्थिति होती है जब बालक के विकास की गति, विकास करने की गति या उसके अधिगम की गति रुक जाती है और वह क्षैतिज प्रसार उसका होता है, तो यह कहलाता है अधिगम का पठार। ज़्यादा दिनों तक तो यह नहीं होती, ठीक है, इसमें फिर उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, लेकिन अधिगम के पठार को भी बालक कभी न कभी प्राप्त करता है, ठीक है। और यह एक प्रकार की अधिगम की समस्या है। क्या है? अधिगम की समस्या है, ठीक है। तो इस समस्या को भी कैसे हम दूर करें, इस समस्या के क्या कारण है, पहले तो हम समझेंगे कि अधिगम का पठार क्या है, ठीक है, किस चीज को अधिगम का पठार कहते हैं, वो सारी चीजें जानेंगे। फिर ये जानेंगे कि अधिगम के पठार का कारण क्या बनता है, वो ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से बालक अधिगम के पठार को प्राप्त होता है, ठीक। और ऐसे कौन कौन से उपाय हैं जिन उपायों के माध्यम से हम अधिगम के पठार को दूर कर सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम इन्हीं चीज़ों पर चर्चा करेंगे। चलिए, सबसे पहले हम समझते हैं अधिगम का पठार है क्या, इसका अर्थ समझते हैं, ठीक है। क्या समझते हैं? सबसे पहले इसका अर्थ समझते हैं, अधिगम का पठार, ठीक है। पिछली वीडियो में हमने अधिगम का वक्र पढ़ा था, अब हम अधिगम का पठार पढ़ेंगे। और इस टॉपिक से भी आपकी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। बार बार यह आपको बतलाना पड़ता है कि जब भी आप कोई चीज़ पढ़ रहे हो, सीख रहे हो, तो पूरा पढ़िए, पूरा वीडियो देखिए, शुरू से लेकर अंत तक देखिए, जिससे आप संपूर्ण ज्ञान के हकदार हो सकें। तो अपेक्षा तो यही रहेगी कि आप पूरा वीडियो देखिए। सबसे पहले इसके अर्थ को हम समझते हैं कि अधिगम का अर्थ क्या है, ठीक है। अधिगम के पठार का अर्थ क्या है, ठीक है। सीखने की इस प्रकार की अवस्था को जिसमें सीखने की उन्नति रुक जाती है, ठीक, सीखने की उन्नति रुक जाती है, अधिगम वक्र ऊपर चढ़ने के स्थान पर समानांतर चलने लगता है और अधिक देर तक कोई प्रगति दिखाई नहीं पड़ती, तो इसे अधिगम का पठार कहते हैं, ठीक है। तीन बातें हैं, तीन बातों को आप समझ लीजिए। पहली बात, ठीक है, ये दूसरी बात हो गई और ये तीसरी बात हो गई। पहली बात क्या है कि अधिगम के पठार जिसमें सीखने की उन्नति रुक जाती है, पहली बात हो गई, जिसमें सीखने की उन्नति रुक जाती, मतलब उन्नति नहीं होती बालक की, पहली बात हो गई। दूसरी बात क्या है? अधिगम वक्र ऊपर चढ़ने के स्थान पर समानांतर चलने लगता है, ठीक है। इस चित्र के माध्यम से आप देख लीजिए कि ये अधिगम की गति है, उन्नति है, ठीक है, ये उन्नति है, ठीक। और एक ऐसी अवस्था आती है, यहां से लेकर के यहां तक की जो अवस्था है, वह आप देखिए इस रेखा के अभ्यास के दिनों के हिसाब से, अभ्यास का दिन ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, इसके समानांतर चलने लगती है, ठीक है। क्या चलने लगती है? इसके पैरेलल चलने लगती है, ठीक है। अधिगम का पठार क्या कहलाता है? वह अवस्था जिसमें अधिगम की गति का क्षैतिज प्रसार होता है, ठीक।
ऊपर भी नहीं उठती, नीचे भी नहीं उठती, बल्कि वह समानांतर आगे की तरफ, जैसे जैसे अभ्यास के दिन बढ़ते हैं वैसे वैसे वह क्षैतिज प्रसार उसका भी होता है, समानांतर ही वह भी चलती हैं। ठीक है, तो अधिगम वक्र ऊपर चढ़ने के स्थान पर समानांतर चलने लगता है, ये दूसरी बात हो गई। और अधिक देर तक कोई प्रगति दिखाई नहीं पड़ती, तो इसे ही अधिगम का पठार कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिगम का पठार कहते हैं। तीन बातें अगर आपने समझ लिया, सीख लिया, तो आप अधिगम के पठार को समझ लेंगे। ठीक है, पहली बात हमने कही कि जिसमें सीखने की उन्नति रुक जाती है। दूसरी बात हमने कही कि अधिगम वक्र ऊपर चढ़ने के स्थान पर समानांतर चलने लगता है। ये अधिगम की स्थिति है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो स्थिति है वह अधिगम के पठार की स्थिति कहलाती है, और यह समानांतर चलने लगती है। अधिगम में अधिक देर तक प्रगति दिखाई नहीं पड़ती, अधिक देर तक उसमें प्रगति दिखाई नहीं पड़ती। आप देखिए कि यहाँ से लेकर के 15 दिन से शुरुआत होती है, अगर देखिए, अगर सीधे सीधे 15 दिन से शुरुआत होती है और 25 दिन तक उसमें कोई अधिगम की प्रगति दिखाई नहीं पड़ रही, न ऊपर जा रहा है न नीचे जा रहा है, बल्कि समानांतर आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है, तो यह स्थिति कहलाती है अधिगम का पठार। ठीक है, एक बार फिर से आप समझ लीजिए कि अधिगम का पठार है क्या। ठीक है, सीखने की इस प्रकार की अवस्था को जिसमें सीखने की उन्नति रुक जाती है, अधिगम ऊपर चढ़ने के स्थान पर समानांतर चलने लगता है और अधिक देर तक कोई प्रगति दिखाई अधिक देर तक कोई प्रगति नहीं दिखाई पड़ती, उसे अधिगम का पठार कहते हैं। ठीक है, इतनी सी चीज है अधिगम का पठार। अब चलिए, कुछ शिक्षा शास्त्रियों के अनुसार अधिगम की पठार की परिभाषाएं दी हुई हैं, उनका भी अध्ययन करते चलें। स्किनर महोदय ने एक परिभाषा दी, स्किनर महोदय ने एक परिभाषा दी। उन्होंने कहा, पठार एक क्षैतिज प्रसार है जिसमें किसी प्रकार की प्रगति का बोध नहीं होता। प्रगति का बोध नहीं होता मतलब किसी भी प्रकार की प्रगति उसमें दिखाई नहीं पड़ती, तो इसको हम कहते हैं अधिगम का पठार। फिर से समझ लीजिए, स्किनर के अनुसार पठार एक क्षैतिज प्रसार है जिसमें किसी प्रकार की प्रगति का बोध नहीं होता है, कोई प्रगति का बोध नहीं होगा, ना तो अवनति का बोध होगा। ठीक है, रॉस के अनुसार, एक शिक्षा शास्त्री हैं रॉस, इन्होंने क्या कहा कि सीखने की प्रगति की एक प्रमुख विशेषता पठार है जो उस अवधि को व्यक्त करता है जब सीखने की क्रिया में कोई उन्नति नहीं होती। वह एक अवधि है, क्या है? अवधि है जिसमें सीखने की क्रिया में कोई उन्नति नहीं होती। ठीक है, रॉस ने क्या कहा कि सीखने की प्रक्रिया की एक प्रमुख विशेषता पठार है जो उस अवधि को व्यक्त करता है जब सीखने की क्रिया में कोई उन्नति नहीं होती। ठीक है, जैसा कि इस चित्र के माध्यम से हमने अभी बतलाया था कि कोई उन्नति नहीं होती। आप देखिए, यहाँ तो उन्नति दिख रही है आपको, ठीक, लेकिन यहाँ पर कोई उन्नति नहीं है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की स्थिति में कोई उन्नति नहीं है, वह क्षैतिज प्रसार है। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसको अधिगम का पठार कहते हैं। यह है अधिगम का पठार। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? इस स्थिति को, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की स्थिति को अधिगम का पठार कहते हैं। ठीक, अब चलिए, अधिगम का अर्थ समझ लिया, अधिगम की कुछ परिभाषाएं, महत्वपूर्ण परिभाषाओं को हमने देख लिया। अब हम समझते हैं अधिगम के पठार के कारण क्या क्या हैं। ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से अधिगम का पठार उत्पन्न होता है। ठीक है, पहला कारण आपके सम्मुख दिया हुआ है, ज्ञान की सीमा। क्या दिया हुआ है? ज्ञान की सीमा। देखिए, बालक की ज्ञान प्राप्त, कोई बालक है जिसने कोई ज्ञान प्राप्त किया है, मान लीजिए वह किसी विषय वस्तु को उसने पढ़ा और उसमें उसने 50% ही ज्ञान प्राप्त किया, ये उसकी ज्ञान की सीमा है। कोई विषय वस्तु उसने पढ़ी, 100% उसने नहीं पढ़ी, सिर्फ 50% उसमें पढ़ी। ठीक, तो 50% उसकी सीमा हो गई। क्या हो गई? सीमा।
लेकिन जब परीक्षा होगी तो उससे 100% पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? 100% पूछा जाएगा। तो उसने तैयार किया, 50% पूछा जा रहा है 100%। ठीक, तो यह स्थिति कहलाएगी अधिगम का पठार। ज्ञान की सीमा जिस हद तक उसने प्राप्त किया, फिर आगे वो कोई अधिगम कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो तो 50% तक है, 100% उसने ज्ञान को सीखा नहीं है। तो किसी भी कार्य में अगर उसने निपुणता हासिल नहीं की, थोड़ी बहुत निपुणता हासिल कर ली, तो थोड़ा बहुत कार्य कर लेगा, उसके बाद क्या होगा? अधिगम के पठार को ही प्राप्त होगा। तो ज्ञान की सीमा अधिगम के पठार को जन्म देती है। प्रेरणा की कमी, अगर माता पिता, गुरुजन, परिवार के अन्य सदस्य या स्वयं बालक भी अगर अभिप्रेरित नहीं हो रहा है, प्रेरणा नहीं ले पा रहा है, तो निश्चित ही वह अधिगम के पठार को प्राप्त होगा। ठीक है। शारीरिक सीमा, कुछ बच्चे जिनकी शारीरिक जो क्षमताएं हैं, प्रकृति ने उनको जिस रूप में भेजा है, जैसे किसी बालक को देखने की असुविधा होती है, किसी को सुनने की असुविधा होती है, ठीक है, कोई दृष्टिबाधित बच्चा होता है, कोई श्रवण बाधित बच्चा होता है, कुछ मानसिक विकलांग बच्चे भी होते हैं, ठीक है, जो ठीक प्रकार से एक बार में चीज़ों को नहीं समझ पाते। तो ऐसे बच्चे थोड़ा बहुत देख करके, सुन करके समझ लेते हैं, लेकिन 100% ज्ञान वो अर्जित नहीं कर पाते। तो वो कमी है उनका शारीरिक दोष, अपनी शारीरिक क्षमता उनकी उतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए। तो शारीरिक दोष के कारण, शारीरिक सीमाओं के कारण भी वह पठार को प्राप्त होता है। मानसिक क्षमता अवरोध, देखिए किसी कक्षा में अलग अलग मानसिक योग्यता, मानसिक क्षमता वाले बच्चे होते हैं, ठीक है। कोई बच्चा बहुत तेज होता है, कोई बच्चा बहुत मंद होता है। तो जिसकी क्षमता जितनी अधिक है वो उतना अधिक कार्य कर लेगा। लेकिन अगर किसी की मानसिक क्षमता कम है तो क्या होगा? वह अधिगम के पठार को ही प्राप्त होगा। मानसिक क्षमता अगर कम है, मानसिक क्षमता अगर कम है तो वह अधिगम के पठार को प्राप्त होगा। अधिगम की अनुपयुक्त विधि, अगर हम उनको पढ़ा रहे हैं, उनको सिखा रहे हैं, उनको ज्ञान करा रहे हैं, और उसमें जो विधियां हम प्रयुक्त कर रहे हैं, जो प्रविधियां हम उपयोग में ला रहे हैं, अगर वह रोचक नहीं है, ठीक, अगर वह अच्छी नहीं है वो विधियां, तो निश्चित तौर पर बालक का अधिगम रुक जाएगा। ठीक है, इसलिए अच्छी विधियों के माध्यम से उनको पढ़ाने का प्रयास कीजिए। कभी कभी कुछ शिक्षक उपयुक्त विधियों का प्रयोग नहीं करते, ठीक है, तो उस तरह से बच्चों में रुचि या रोचकता जन्म नहीं ले पाती और वो अधिगम के पठार को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक, तो अधिगम की अनुपयुक्त विधि भी अधिगम के पठार को जन्म देती है। कार्य की जटिलता, अगर कोई बालक को कार्य दे दिया गया और जटिल है तो क्या उसमें वह कार्य कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो कार्य की जटिलता भी अधिगम के पठार को जन्म देती है। ठीक है, और कार्य देते समय इस चीज का भी हमको ध्यान देना चाहिए कि बालक का शारीरिक स्वास्थ्य, उसकी मानसिक योग्यता, मानसिक क्षमता, मानसिक स्वास्थ्य क्या उस कार्य के लिए उपयुक्त है। तो कभी भी हमको इस बात का नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। हम जब भी बालक को कोई कार्य दें तो उसके आयु के हिसाब से उसको कार्य दें। बालक है छोटा, उसको कार्य दे दीजिए जटिल, तो कैसे वो उसमें अधिगम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। बालक की मानसिक योग्यताएं, मानसिक क्षमताएं, मानसिक जो उसकी उपलब्धि है वह कम है और उसको कोई कार्य दे दिया गया तो क्या वो अधिगम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो वहाँ पर भी बालक में अधिगम का पठार उत्पन्न होगा, सीखने का पठार उत्पन्न होगा। उद्देश्य का अभाव, ठीक, अगर कोई बालक को हम ज्ञान करा रहे हैं, उस ज्ञान का क्या लाभ होगा उसके जीवन में, क्या उसकी उपयोगिता है, अगर वो नहीं जान पा रहा है तो उतने अच्छे मन से कार्य करेगा नहीं। और बच्चों को अगर ये बतला दिया जाए कि बच्चों अगर पढ़ लिख लोगे तो आईएएस हो जाओगे, पीसीएस हो जाओगे,
अच्छी सैलरी मिलेगी, अच्छा विवाह होगा, एक उद्देश्य उनका बना दीजिए कि जीवन में सफलता हासिल करनी है तो हमें मेहनत करनी होगी। और शिक्षक यहीं पर गलती कर देते हैं, बच्चों को पढ़ाते चले जाते हैं लेकिन उनका उद्देश्य निर्मित नहीं कर पाते हैं और बच्चे वहाँ पर गलती कर देते हैं और अधिगम के पठार को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए कभी भी किसी भी बच्चे को पढ़ाते समय उद्देश्य जरूर बताइए कि इस चीज़ को सीखने से हमको ये चीज़ मिलेगी, हम इस चीज़ को प्राप्त कर लेंगे, सफल हो जाएंगे, ठीक है, जीवन हमारा सफल हो जाएगा, राष्ट्र की सेवा करेंगे, वगैरह वगैरह बहुत सारे उद्देश्य हैं। ठीक है, तो उद्देश्यों के अभाव में बालक अधिगम के पठार को प्राप्त होता है। तो ये तो कमियां रहीं। अगर आपसे कोई पूछ ले कि अधिगम के पठार को हम कैसे दूर करें, तो ये तो पठार के कारण हो गया, लेकिन उसको हम दूर कैसे कर सकते हैं, तो चलिए उसको भी समझ लेते हैं। अगर बालक में अधिगम की का पठार बन गया है या पठार की स्थिति बन गई है, तो उसको हम कैसे दूर करें। सबसे पहला काम हमको करना चाहिए कि बालक को प्रेरणा देना चाहिए, प्रोत्साहन देते रहना चाहिए। सदैव अगर बालक की गति रुक गई है, अधिगम की गति रुक गई है, तो उसकी गति को कैसे बढ़ाया जा सकता है, उसको प्रेरणा दे करके, उसका प्रोत्साहन करके, ठीक है, उसके अंतर्मन में एक ऊर्जा का संचार करता है प्रेरणा और प्रोत्साहन। तो अगर ऊर्जा का संचार हो जाएगा प्रेरणा के द्वारा और प्रोत्साहन के द्वारा, तो निश्चित तौर पर बालक पठार से मुक्त हो जाएगा, वह अधिगम करने लगेगा, उसकी अधिगम की गति तीव्र हो जाएगी। बालक को लक्ष्य और ज्ञान की उपयोगिता से परिचित अगर हम करा दें, बालक का लक्ष्य क्या है और उस ज्ञान की उपयोगिता क्या है। अभी मैं इसी चीज को समझा रहा था कि जब भी शिक्षक किसी विषय वस्तु को पढ़ा रहा हो बच्चों को, तो सबसे पहला कि लक्ष्य निर्मित कर देना चाहिए कि बच्चों ये आपका लक्ष्य है, इस लक्ष्य की प्राप्ति आपको करनी है। ठीक है, तो बालक के अंतर्मन में एक ऊर्जा का संचार होगा और वो सोचेगा कि हमको नहीं, ये लक्ष्य हमारा है, इस लक्ष्य तक को जब तक हम प्राप्त नहीं कर लेंगे तब तक रुकेंगे नहीं। तो बच्चों को लक्ष्य बता दीजिए और ज्ञान की उपयोगिता क्या है, जीवन में ज्ञान की क्या उपयोगिता है, समाज में ज्ञान की उपयोगिता क्या है, ठीक, परिवार में क्या उपयोगिता है, आसपास के वातावरण में ज्ञान की क्या उपयोगिता है, देश के परिप्रेक्ष्य में ज्ञान की क्या उपयोगिता है। इन चीज़ों से अगर हम बच्चों को परिचित करा दें तो निश्चित तौर पर बालक कभी भी अधिगम के पठार को प्राप्त नहीं करेगा, और अगर प्राप्त हो गया है तो वहाँ से ऊपर उठ करके वो अधिगम करेगा। सीखने की उत्तम रोचक विधियों का प्रयोग कर लिया जाए। रोचक विषय, रोचक प्रविधियां अगर हम प्रयोग कर रहे हैं, कोई कविता पाठ कर रहे हैं, ठीक, कि जैसे छोटे बच्चों में कविताएं होती हैं कि उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूं मुंह धो लो, और इसी को अगर रोचक विधि से हम प्रयोग कर दें, गा गा करके प्रयोग करें, ठीक है, आरोह अवरोह के साथ इसको बच्चों को सिखाएं, ठीक, तो निश्चित तौर पर बालक का अधिगम होगा। ठीक, कहीं पर कोई चीज बच्चा न समझ पा रहा हो, जैसे आप रसायन का विषय पढ़ा रहे हो, तो बच्चे को लैब में लेके चले जाएं, वहां लैब में जाएगा तो उसकी रोचकता बढ़ जाएगी। ये स्मार्ट बोर्ड भी एक ऐसी प्रविधि है कि स्मार्ट बोर्ड से भी अगर आप बच्चों को पहाड़ बता रहे हैं तो स्मार्ट बोर्ड पे पहाड़ का चित्र वगैरह, नदियाँ वगैरह, झरना वगैरह सारी चीज़ें आप बता सकते हैं, तो बच्चों में इससे भी रोचकता होगी। देशाटन विधि का प्रयोग कर सकते हैं, बहुत सारी विधियां हैं। ठीक है, तो इन विधियों के द्वारा, रोचक विधियों के द्वारा आप बच्चों के पठार को दूर करने का काम कर सकते हैं। इसके बाद बालक की क्षमता और व्यक्तिगत भिन्नता का अवश्य ध्यान देना चाहिए। जब भी शिक्षक उनको पढ़ा रहा हो तो दो बातों का जरूर ध्यान देना चाहिए। पहला क्या है कि बालक की क्षमता, और दूसरा उसका व्यक्तिगत भिन्नता। बालक में क्षमताएं भी भिन्न भिन्न हैं। कक्षा में 50 बच्चे हैं तो 50 बच्चों की क्षमताएं भिन्न भिन्न हैं। ठीक, उनका व्यक्तिगत भिन्नता पर भी ध्यान दीजिए। जो उनकी व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं,
क्षमताएं तो भिन्न होंगी ही, व्यक्तिगत भिन्नताएं भी भिन्न हैं। तो इन चीज़ों का अगर हम ध्यान दे करके शिक्षण का कार्य करते हैं तो निश्चित तौर पर बालक कभी भी अधिगम के पठार को प्राप्त नहीं करेगा। एक कक्षा में 3 तरह के बच्चे होते हैं, बहुत प्रखर बुद्धि के बालक होते हैं, बहुत मंद बुद्धि के बालक होते हैं, और एक बीच वाले होते हैं, औसत दर्जे के बच्चे होते हैं। तो हम पढ़ा रहे हैं तो प्रखर बुद्धि वाला उसको जल्दी अवशोषित कर लेगा, उस ज्ञान को जल्दी अवशोषित कर लेगा। औसत दर्जे के बच्चे 50%, 100% हमने बताया तो 50% सीख पा रहे हैं, और मंद बुद्धि का बच्चा वो 10% भी नहीं सीख पा रहा है, 20% भी नहीं सीख पा रहा है, उसकी क्षमता अलग है। तो वहाँ पर शिक्षक अगर इस बात को ध्यान दे कि ये मंद बुद्धि का बच्चा है, इसको हमको एक बार नहीं, इसको 10 बार बताना पड़ेगा, तब ये जा कर के सीखेगा, तो कभी भी बच्चा अधिगम के पठार को प्राप्त नहीं होगा। इसलिए बालकों की क्षमता और उसके व्यक्तिगत भिन्नता को भी हमें ध्यान देना चाहिए। कुछ समय के लिए विश्राम दे दीजिए। अक्सर टीचर पढ़ाते रहते हैं, प्रतिदिन पढ़ाते रहते हैं, घंटों पढ़ाते रहते हैं, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे, 5-5 घंटे पढ़ाते ही रह जाते हैं। इस तरह से पढ़ने से बच्चों में ऊब महसूस होने लगती है। वो चीज़ों पर उतने तन्मयता से ध्यान नहीं देते जितने तन्मयता से ध्यान देने की आवश्यकता होती है। ठीक, उतनी रुचि नहीं लेते उस विषय वस्तु में। तो क्या करना है, 1 घंटे पढ़ा करके थोड़ा विश्राम दे दीजिए, 2 घंटे पढ़ा के थोड़ा विश्राम दे दीजिए, और उस विश्राम में वो थोड़ा सा अपनी नित्य क्रियाओं को भी करावें, थोड़ा सा घूम टहल भी आवें, आपस में बातचीत भी करावें। हो सकता है कि थोड़ा और समय दे देंगे तो खेल कूद भी लेगा बच्चा। तो वहाँ से फिर जब वो लौट करके आएगा, विश्राम के बाद जब वो लौट करके आएगा तो पूरी ऊर्जा के साथ आएगा, पूरी तन्मयता के साथ आएगा, और कभी भी अधिगम के पठार को प्राप्त नहीं होगा। तो जब भी हम बच्चों का अधिगम करा रहे हों तो उसमें बीच बीच में हमें विश्राम जरूर देना चाहिए। नहीं देंगे विश्राम तो बालक अधिगम के पठार को प्राप्त हो जाएगा। नवीन संसाधनों के प्रयोग से रुचि बढ़ाई जा सकती है। शिक्षा में अनेक नवाचार का हम प्रयोग करते हैं। शिक्षा में अनेक नवाचार का हम प्रयोग करते हैं। नवाचार का तात्पर्य है नवीन संसाधनों का हम प्रयोग करते हैं। जैसे आज की यह कक्षा स्मार्ट बोर्ड पर चल रही है, ठीक, तो ये स्मार्ट बोर्ड नवीन संसाधन है, कंप्यूटर नवीन संसाधन है, ठीक है, इंटरनेट का प्रयोग कर रहे हैं, नवीन संसाधन है, मोबाइल का प्रयोग कर रहे हैं, नवीन संसाधन है। इन नवीन संसाधनों का प्रयोग करके हम बालक में कभी भी अधिगम को घटने ही नहीं दे सकते। अगर हम नवीन संसाधनों का प्रयोग कर रहे हैं तो बालक का अधिगम कभी भी नहीं घटेगा। और अगर हम बधी बधाई लीक पर ही चल रहे हैं, वही पुरानी परिपाटी में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, घिस रहे हैं, तो कभी भी बच्चे का अधिगम उस ढंग से नहीं होगा, वो अधिगम को पठार को प्राप्त हो जाएगा। और अगर हमने नवीन संसाधनों का प्रयोग कर लिया तो निश्चित तौर पर बालक अधिगम के पठार को कभी प्राप्त ही नहीं होगा। और अगर प्राप्त हो चुका है तो अधिगम का पठार उसका दूर हो जाएगा, अधिगम का पठार दूर हो जाएगा। सरल से जटिल की ओर अनुसरण करना चाहिए। हमको सरल से जटिल की तरफ बढ़ते रहना चाहिए। जैसे सीढ़ी होती है, पायदान, सीढ़ी का पायदान आपने देखा होगा, एक सीढ़ी होती, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और ऐसे करते करते हम ऊपर छत तक पहुंचते हैं। उसी प्रकार से शिक्षण भी है। शिक्षण क्या है कि एक स्टेप के बाद दूसरे स्टेप का प्रयोग करें, सरल। जैसे हम किसी बच्चे को भाषा का ज्ञान करा रहे हो तो डायरेक्ट उसको भाषा बोलना आप सिखा देंगे? नहीं सिखा पाएंगे। पहले उनको वर्ण बताइए, फिर उनको छोटे छोटे बिना मात्राओं वाले शब्द बताइए। देखिए, सरलता से जटिलता की ओर बढ़ रहे हैं। शब्द बताए, शब्द से फिर 3 शब्द वाले अक्षर बता रहे हैं, 3 अक्षर से फिर मात्राओं वाला अक्षर बता रहे हैं, फिर मिलान पूरा वाक्य बता रहे हैं। तो इस तरीके से सरल से हम जटिल की ओर अगर बढ़ रहे हैं तो निश्चित तौर पर बालक कभी भी अधिगम के पठार को प्राप्त नहीं होगा। और फिर वही चीज़ कि अगर अधिगम का पठार प्राप्त कर लिया है
तो हम अधिगम के पठार को सरल से जटिल की ओर अगर बढ़ते जाएं तो बच्चे का अधिगम का पठार दूर हो जाएगा। सीखने के लिए उपयुक्त वातावरण की व्यवस्था होनी चाहिए। जिस स्थान पर हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, वो स्थान कैसा है, वो वातावरण कैसा है। इसी कमरे में कहीं बल्ब जल रहे हैं, पंखे चल रहे हैं, तो ये अनुकूल वातावरण है। उजाला है कमरे में, बड़ी खिड़कियां हैं, हवा का एक तरफ से हवा आती है, दूसरी तरफ से निकल जाती है, तो उमस भी नहीं है। ठीक, तो इस प्रकार का वातावरण अगर हम दे रहे हैं जहां पर बच्चे को सहजता है वहां बैठ करके चीज़ों को सीखने में, तो निश्चित तौर पर बालक का अधिगम तीव्र होगा। अधिगम का पठार भी अगर प्राप्त कर चुका है तो उसको भी हम दूर कर देंगे वातावरण से। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे वातावरण होते हैं कि कहीं पर बगल में ट्रेन जा रही है, गाड़ी मोटर जा रही है, उसकी आवाज़ हो रही है, उसके हार्न बज रहे हैं, तो उधर ध्यान जाएगा बच्चे का। कहीं पर डीजे बज रहा हो, कहीं पर शादी समारोह हो रहा हो, तो बच्चे का ध्यान उसकी तरफ जाएगा, तो वो वातावरण उचित नहीं है। कहीं से गंध आ रही है तो वो वातावरण उचित नहीं है। वहां पर अधिगम का पठार जन्म लेना स्वाभाविक है। लेकिन शांत वातावरण, हवादार, प्रकाश युक्त कमरों की अगर हम व्यवस्था कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर बालक अधिगम के पठार को प्राप्त कर ही नहीं पाएगा। और अगर कर लिया है, पठार को प्राप्त कर लिया है किन्हीं कारणों से, तो अगर हम उसके वातावरण को शुद्ध कर दें, सीखने का जो वातावरण है अगर उसको हम शुद्ध कर दें, तो अधिगम का पठार दूर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इन बिंदुओं के माध्यम से हमने अधिगम के पठार को कैसे दूर किया जाए, ये चीज़ें हमने सीखी, समझी। अगली वीडियो में हम कुछ और नया लेकर के आपके सम्मुख उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।